रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज सितंबर की 5 तारीख है और मंगल की शाम है पाकिस्तान के अंदर। अभी तक की इम्पोर्टेंट ख़बरें और उनके ऊपर मेरा तज्जिया। सबसे पहली ख़बर आपको देंगे जो अदालत का मजाक बना हुआ है, और दूसरी तरफ आप ये भी कह सकते हैं कि अब आखिरकार जो फ़ाइनल लड़ाई शुरू हो गई है वो अदालतों और सिस्टम के दरमियान में शुरू हो गई है। अदालतों में और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान आप कह सकते हैं कि फ़ाइनल मरहला शुरू हो गया है, जिसमें अब वकला अपना कलीदी किरदार अदा करेंगे। मैंने आपको चंद दिन पहले बताया था कि वकला की तहरीक शुरू होने वाली है, और उसके बाद आपने देखा कि एतजाज़ एहसन साहब और लतीफ़ खोसा साहब ने एक जानदार प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसमें हमारे साबिका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिका एडवोकेट जनरल भी वहाँ पर बैठे हुए थे, और बड़ी एक जानदार बातचीत उन्होंने की और कहा कि पेशावर से ये तहरीक का आगाज़ किया जाएगा। तो हालात बन रहे हैं तमाम के तमाम, और शायद वकला तहरीक ही है जिसने ऐसे तमाम फाशिस्ट रजीम जो पाकिस्तान में पहले आए उनका सामना किया, मुकाबला किया और मुल्क को रिलीफ लेके दिया है। इसके ऊपर तफसीली बातचीत आपसे करेंगे कि चौधरी साहब को बार बार गिरफ्तार करना, अदालतों की बार बार तहकीर करना, अब इस सारे मामले को किस तरफ लेके जा रहा है। दूसरी खबर जो आपके सामने रखनी है वो रखनी है कि पाकिस्तान के अंदर बताया गया है कि तमाम डॉलर ख़रीदने और बेचने वाली जगहों पर सफ़ेद कपड़ों में लोग बैठ गए हैं, और उसके बाद कहा जा रहा है कि डॉलर की कीमत नीचे आ गई है। ये क्या मामला है आपके सामने रखेंगे। अफ़गानिस्तान में डॉलर की कीमत क्या है, और अफ़गानिस्तान में डॉलर की कीमत पिछले 5 सालों में क्या रही, किस तरह से वहाँ चेंजेस आई, क्यों आई, ये तमाम चीज़ें आपके सामने रखते हैं। उसके बाद आखिरी बात, हिंदुस्तान को नाम बदलने का शौक़ चढ़ा है। हिंदुस्तान हर उस चीज़ का नाम बदल रहा है जिसका हिस्ट्री में मुसलमानों के साथ या तो कोई लेना देना है या वैसे भी हिस्ट्री के अंदर कुछ लेना देना है। वो इस टाइम हिंदुत्व के एजेंडे पर बरसरे पैकार है, और हर चीज़ का नाम बदल रहा है। उस्मानाबाद का नाम बदल रहा है, औरंगाबाद का नाम बदल रहा है, इलाहाबाद का नाम बदल रहा है। तमाम ऐसी चीज़ों का, ऐसे शहरों का नाम बदला जा रहा है, ऐसी जगहों का नाम बदला जा रहा है। और अब तो हालत ये हो गई है कि अब हिंदुस्तान जो है वो इंडिया का नाम भी बदल रहा है। इंडिया का पर्सपेक्टिव क्या है बैकग्राउंड में, इंडिया नाम कहाँ से आया था, क्या हिंदुस्तान को 1947 में ही इंडिया बदल देना चाहिए था कि नहीं, क्योंकि इंडिया में तो पाकिस्तान भी शामिल था उस वक्त, और इंडिया जो है वो इंडस से आया हुआ है, जो 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 कि नेचुरली सिंध का दरिया है, जो पूरे का पूरा पाकिस्तान में ओरिजिन से इख्तिताम तक। तो क्या हिंदुस्तान को तभी नहीं बदल लेना चाहिए था ये नाम। ये तमाम चीज़ें आपके सामने आज रखते हैं, तमाम खबरें। पहली खबर की तरफ आते हैं, जो मैंने आपको थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड बताते हैं। एक ऑर्डर पढ़ के मैं आपको सुनाता हूँ जिससे आपको इस टाइम जो दगरगूं सूरत हाल है हमारी इस टाइम मामलात की, वो आपको मैं बता सकता हूँ। आज जस्टिस शेख ने ये ऑर्डर दिया, और ऑर्डर दिया ये लाहौर हाई कोर्ट से। इस ऑर्डर के अंदर बड़ा वाज़े तौर पर ये लिख दिया गया कि जो अदालत के अहकामात थे कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब को अदालत ये लिखती है अपने ऑर्डर के अंदर बड़े वाज़े तरीके से, कोई इबहाम नहीं रखा अदालत ने। अब अदालतें भी खुलकर सामने आ गई हैं, आप यही कह सकते हैं। आल्दो के जस्टिस बंदयाल साहब ने अदालतों की तबाही कर दी। मैं बार बार पूरी पूरी जो है वो ह्यूमिलिटी के साथ उनका एहतराम करते हुए, वो बड़े हैं, उम्र में बड़े हैं, ओहदे में बड़े हैं, मैं उनका ज़ाती तौर पर बहुत एहतराम करता हूँ। किसी किस्म की बदतमीज़ी मंसूब ना की जाए इस बात के साथ। मैं बिल्कुल वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, हमारे लिए एहतराम की जगह पे हैं, लेकिन बदकिस्मती से जिस तरीके से उन्होंने आंखें बंद की, जिस वीकनेस का, बहुत शरीफ आदमी होंगे लेकिन उन्हें इस पोजीशन पर नहीं आना चाहिए था, नहीं लेनी चाहिए थी। ये एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन है, लीडरशिप की पोजीशन है। आपने पूरे मुल्क के आइन और इंसाफ के लीडर के तौर पर काम करना है। आप एक सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर काम करें। ऐसे ही है जैसे क्रिकेट में लोग खेलते हैं, कैप्टन नहीं बन सकते, अच्छे प्लेयर बन सकते हैं। इसी तरीके से घर में लोग होते हैं, फ़र्द के तौर पर बहुत अच्छे होते हैं, वो अपने घराने के सरबराह नहीं बन सकते, वो जिम्मेदारियां नहीं ले सकते, मुश्किल फ़ैसले नहीं कर सकते। हर जगह पर ऐसे ही होता है। लोग स्कूल टीचर तो रह सकते हैं, हेडमास्टर के तौर
पर उनका कंडक्ट जो है वो बेहतर नहीं होता, स्कूल टीचर के तौर पर वो बेहतरीन होते हैं। जस्टिस साहब भी काश सोचते, हमें तो उनका बाद में पता चला, उन्हें तो अपने आप का पहले से पता था कि वो ये हीट ले सकेंगे या नहीं। गाड़ी के ऊपर झंडा तो फड़फड़ाता है जब आप चीफ जस्टिस होते हैं, जारी बात है, तो जस्टिस भी होता है, लेकिन चीफ जस्टिस के तौर पर अलग ही तरीके से फड़फड़ाता है। आपका रोब और दबदबा भी होता है, लेकिन आप उसको रोब और दबदबे को रहने देते हैं, कायम कर पाते हैं। गरीब को, आम आदमी को, इंसानी हकूक़ को, आइनी हकूक़ को, मुल्क के अंदर नज़्म व नस्क को कायम करने के लिए आप कैसे कर पाते हैं? बदकिस्मती से उस पर बंदयाल साहब पूरे नहीं उतरे। बहुत ही मायूस कुन उनकी कारकर्दगी रही और उसकी वजह से तबाही हो गई पाकिस्तान की पूरी अदालतों के अंदर। और आज तवाइफुल मलूकी का हाल है पाकिस्तान के जस्टिस सिस्टम का, कुछ समझ नहीं आ रही कि कौन कहाँ जा रहा है। ऐसे ही लग रहा है कोई आखिरी जो 4-5 मुग़ल बादशाह थे उन्हीं में से कोई बैठ गया है पाकिस्तान की अदलिया के निज़ाम के ऊपर, तबाही फेर के रख दी गई है। बहरहाल आज लाहौर हाई कोर्ट ने फाइनली, और आपने जस्टिस बाबर सत्तार का पहले फैसला देखा इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, जस्टिस पन्नू का फैसला देखा लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच से, और फिर जस्टिस अमजद रफ़ीक का देखा, और आज जस्टिस शेख का देखा आपने। बेहतरीन फैसले उन्होंने किए हैं। और आज का फैसला बग़ैर किसी अबहम के उन्होंने लिखा कि इस्लामाबाद के चीफ कमिश्नर को ये अहकामात दिए गए थे कि वो अटक के सेशन जज के थ्रू, बैलफ के थ्रू परवेज़ अलाई को लाहौर हाई कोर्ट के सामने पेश करें। उन्होंने ये करने की बजाय उल्टा अदालत की तहकीर की है। जी हाँ, अदालत ये लिख रही है कि उल्टा अदालत की तहकीर की है और उन्हें इस्लामाबाद ले जाकर बंद कर दिया है। कल अब अदालत ने आईजी जो इस्लामाबाद हैं और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद हैं, उन दोनों को फिज़िकली खुद बजाते खुद अदालत के अंदर तलब किया और उन्होंने उन्हें कहा है कि चौधरी परवेज़ अलाई साहब को अपने साथ लेकर आएँ। देखिए, पहली बात तो ये कि चौधरी साहब अगर बाहर भी हों तो चौधरी साहब ने कोई फसाद बर्पा नहीं करना, सबको पता है। वो शराफत की सियासत करते हैं, वो किसी टाइम भी तनाव की, लड़ाई की सियासत नहीं करते। लेकिन चौधरी साहब को अंदर रखना असल में मकसूद उसी तरीके से है जैसे खतीजा शाह को अंदर रखना है, डॉक्टर यास्मीन राशिद को रखना है, जिस तरीके से महमूद और रशीद को रखना है, जिस तरीके से इजाज़ चौधरी को रखना है और दूसरी ख़वातीन को जेल के अंदर रखना है। ये वजह क्या है? वजह सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि एक डर और तनाव का माहौल पैदा करना है बाहर। और अगर चौधरी साहब को छोड़ दिया जो कि सदर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, तो फिर एक माहौल जाएगा कि मामलात ईजी हो रहे हैं, मामलात सारी सख्ती करके भी क्या हासिल कर लिया। तो वो जो अपना डर है, कहा जाता है, किसी ने कहा था कि ये प्यार से हुकूमत करना ज़्यादा बेहतर है या डर से। तो मेरा ख्याल है कि मौजूदा सिस्टम जो है उसने ये चूज़ किया है कि उन्होंने डर के साथ अपनी धाक बैठानी है और उसी डर को बरकरार रखने के लिए चौधरी परवेज़ अलाई को ये 10वीं बार गिरफ्तार किया है। पूरे 9 मिनट के लिए उन्हें आज रिहाई मिली है। एक ट्वीट किया इस्लामाबाद पुलिस ने कि उन्हें रिलीज़ कर दिया है और पूरे 9 मिनट के बाद एक और ट्वीट किया कि उन्हें दोबारा अरेस्ट कर लिया गया है काउंटर टेररिज्म के पर्चे के अंदर। अब आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए कि अब परवेज़ अलाई साहब दहशतगर्द भी करार हो गए हैं इस मुअज़्ज़ज़ उम्र के अंदर, इस दिगरगूं सेहत के मामलात के अंदर। एक बुज़ुर्ग सियासतदान है, बेहतरीन सियासतदान है, हमेशा उन्होंने शाइस्तगी की बात की, पाकिस्तान की बात की। उनको आज 10वीं बार जो है वो दोबारा गिरफ्तार किया गया है। बहरहाल अदालत काफ़ी इसके ऊपर रंजीदा है क्योंकि इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले, जस्टिस जहांगीरी के फैसले के ऊपर उन्हें छोड़ा गया था, जस्टिस अमजद रफ़ीक के फैसले के ऊपर उन्हें इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया गया था। लाहौर हाई कोर्ट अब असर्ट कर रही है अपनी पोजीशन को वाजे किए हुए, और मुझे लग रहा है कि उसके अंदर जो नसरुल्लाह वड़ाइच और दूसरे वकला हैं, नसरुल्लाह वड़ाइच के बड़े करीबी ताल्लुकात हैं चौधरी फैमिली के साथ और बड़े एहसानात हैं चौधरी फैमिली के उनके ऊपर। मुझे लग रहा है कि एडवोकेट नसरुल्लाह वड़ाइच और दूसरे दोस्त जो हैं वो अब भरपूर कल रद्द अमल देंगे लाहौर हाई कोर्ट के अंदर। और वकला की जो ओवरऑल लीडरशिप है उसके अंदर बहुत इस्तराब है। इस टाइम मेरी कई सीनियर तरीन वकला के साथ ज़ाती तौर पर बात हुई है, बहुत इस्तराब है, एक आतिश फशा है जो कि फटने के करीब है। वकला और जजेस इस टाइम बहुत प्रेशर फील कर रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि उनको बहुत ह्यूमिलिएट कर दिया गया है इस सारे सियासी मंजरनामे के अंदर। और अब आपने देखा है कि अदालतों के जो अहकामात है वो भी बोलना शुरू हो गए हैं आहिस्ता आहिस्ता। ज़ाहिर बात है तमाम जजेस नहीं कर सकेंगे ये काम,
चंद जजेस होंगे जो स्टैंड लेंगे, और हमेशा चंद ही लोग होते हैं जो खड़े होते हैं, चंद ही लोग होते हैं जो जुल्म बर्दाश्त करते हैं। मैं आपको अपनी ज़ाती तजर्बे से बता सकता हूँ कि जब जुल्म हो रहा होता है, आपको तोड़ने के लिए आपके अपने लोग भी बहुत काम करते हैं। मेरे पे जब जुल्म हो रहा था, मैं मुड़ के देखता तो तुम्हारी अपनी सफ़ों के अंदर जो गद्दार थे वो बाहर बयानबाजी कर रहे थे मेरे खिलाफ, मेरे दिए हुए बयान के खिलाफ, जो कि बिल्कुल गलत नहीं था, जिसमें मैंने सिर्फ इतना कहा था कि पाकिस्तान में सबको आइन और कानून के मुताबिक काम करना चाहिए, अहकामात मानने चाहिए, सरकारी अफसरान को मैं ये कह रहा था, और उसके ऊपर गद्दारी का पर्चा बनाया गया। और मेरे अपने पार्टी के लोग ये असम्बली के फ्लोर्स के ऊपर और टेलीविज़न स्क्रीन्स के ऊपर मेरे ही खिलाफ बयान दे रहे थे, मुझे ही अंदर तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अगर आप डट जाएं, खड़े हो जाएं, आपको पता हो कि आप असूल पर खड़े हैं, तो आप खड़े रह सकते हैं। चंद ही जजेस खड़े होंगे, जब वो खड़े हो जाएंगे तो फिर माहौल बन जाएगा। मुझे वो माहौल बनता हुआ अब नज़र आ रहा है। मुझे पता है मायूसी का ज़माना है, लेकिन वकला ने पाकिस्तान के अंदर हर तहरीक का हरावल दस्ते का किरदार अदा किया। हरावल लफ्ज़ को पहले समझिए। हरावल होता है जो सबसे पहले खड़ा होता है, जो सबसे पहले ब्रंट लेता है। जब आपने फिल्मों में अक्सर देखा होगा, हकीकी ज़िंदगी में तो हमें वो पुरानी जंग 16वीं सदी, 15वीं सदी, 14वीं सदी की देखने को नहीं मिलती, जब दो फौजें एक दूसरे के साथ टकराती थीं, तो जो फ्रंट के ऊपर दस्ते होते थे, ज़ाहिर बात है उनमें लोगों की हलाकतें भी ज़्यादा होती थी, लेकिन वो लोग होते थे जो सेट करते थे पेस जंग का, और किसी भी एक दस्ते का मोराल क्या है वो साबित करते थे वो। तो वकला हमेशा आगे रहे हैं। ब्रंट सबसे ज़्यादा उन्होंने लिया है, परवेज़ मुशर्रफ साहब की रजीम हो या उससे पहले की रजीमें हों, वकला ने हमेशा हेड ऑन कोलिजन की है जब ज़रूरत पड़ी है उन्हें, अपने हकूक़ के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए। पाकिस्तान के अंदर वकला का किरदार बहुत ही बेहतरीन रहा है। ये बात दुरुस्त है कि वकला ने फेंटा शेंटा भी लगाया जजेस को कई दफ़ा, और उसकी वजह पाकिस्तान के अंदर वो इस्तराब है, लॉलेसनेस है। पाकिस्तान के अंदर जब चीफ जस्टिस हल्के बैठे हों, हल्के का मतलब है कि असर्ट ना करें अपनी पोजीशन, तो फिर वकला जो है वो लोअर कोर्ट्स के अंदर इस तरीके की खींचातानी ज़रूर हुई है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो पाकिस्तान की अगर सोसाइटी के अंदर किसी एक सेगमेंट का सबसे बेहतरीन किरदार रहा है तो वो पाकिस्तान के वकला हैं। मुझे अब पाकिस्तान के जजेस और वकला के अंदर जो इस्तराब है, मुझे अब ये होते हुए नज़र आ रहा है कि वकला और जजेस अब करवट ले रहे हैं, रिस्पॉन्ड करेंगे, रिएक्ट करेंगे, बर्दाश्त नहीं करेंगे अपनी मज़ीद इंसल्ट को। जिस तरीके से सियासी इंजीनियरिंग करने के लिए अदालतों के ऊपर से गुजरा जा रहा है, उनकी इज्जत के ऊपर से गुजरा जा रहा है, उनके अहकामात को तबाह किया जा रहा है। दूसरी खबर आपके सामने रखनी है कि डॉलर का रेट, कहा गया कि सफ़ेद कपड़ों में लोगों को बिठा दिया गया है। डॉलर का रेट जो है वो अब कंट्रोल करेंगे, और कंट्रोल हो गया है। ये मलिक बोस्तान खान, जी ये मैं किसी बस का नाम नहीं ले रहा, ये हमारे दोस्त मलिक बोस्तान खान सदाबहार, जब से मैं छोटे होते से सुन रहा हूँ, यही साहब हैं जो एक्सचेंज ये एजेंसीज जितनी भी बनी हैं जो डॉलर ख़रीदती बेचती हैं, इनकी यूनियन के प्रेसिडेंट हैं। अक्सर हवाई ना कहिए चले, फरमाइशी खबरें देते हैं। हुकूमत के कहने पे, इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे अक्सर ये फरमाइशी खबरें ठोकते रहते हैं मार्केट के अंदर। डॉलर इतने का हो गया, इतने का हो गया। ना इनको पता होता है डॉलर कितने का हुआ है, और ना इनके किसी कंट्रोल में होता है, ना होना होता है। अब इन्होंने नया बयान दागा है, सफ़ेद कपड़ों में मलबूस लोग आके डॉलर की दुकानों में बैठ गए हैं और डॉलर जो है वो सस्ता हो गया। सवाल पूछना था, सफ़ेद लोग जो है वो पहले क्या काले पानी गए हुए थे, या कलकत्ता गए हुए थे, या श्रीलंका गए हुए थे, या कामों की और सादों की के अंदर सिरी पाए खा रहे थे? सफ़ेद कपड़ों में मलबूस लोग यहीं थे पाकिस्तान में। डॉलर इधर ही उड़ता फिर रहा था। डॉलर इसी मुल्क में पिछले एक साल के अंदर 175 रुपये से निकल के 350 रुपये पे चला गया, डबल से ऊपर निकल गया है डॉलर। और ये सफ़ेद कपड़ों वाले लोग नहीं आए। हजूर हमें बता देते, हम फैसलाबाद के रहने वाले हैं, कोई आपको 10-20 थान दे देते सफ़ेद कपड़े के, आप कपड़े सिलवा लेते। और हमारे पास बंदे भी बड़े हैं, फैसलाबाद के अंदर भरी पड़ी है पॉपुलेशन, हम कपड़े भी दे देते और आपको महबूब आलम संधू जैसे बंदे सफ़ेद कपड़े पहनाकर बिठा भी देते, जबरौन लगते वैसे भी बैठे हुए वहाँ पर वो। आप हमें पहले ही बता देते, हमें तो पता ही नहीं था।
हम उस्ताद रफ़ीक नंबरदार साहब से कहते कि कोई आपको कोई 150 जो है वो सफ़ेद कपड़ों में मलबूस बंदे भेज दें, कपड़े भी उनके अपने होते और लाठियां लेके बैठ जाते डॉलर की दुकान पे। आप हमें ये बता रहे हैं कि लाठी से डॉलर जो है नीचे रहेगा। वाह 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 वाह, कुर्बान जाऊं मैं आपकी आपकी पूरी इकॉनमी के ऊपर मलिक बोस्तान खान साहब। ये मलिक बोस्तान ही है जो पाकिस्तान चला रहे हैं। मलिक बोस्तान खान साहब, आपको सल्यूट है, आपकी अकल को और आपकी ये जो नई इकोनॉमिक थेरीज आपने निकालनी शुरू की हैं कि सफ़ेद कपड़ों वाले बंदे बैठ गए डॉलर रुक जाएगा। ओ भाई, किसी और मुल्क को ना बता दीजिएगा, वो सारी पब्लिक को ही सफ़ेद कपड़ा ना पहना दें। मैंने भी वैसे सफ़ेद शर्ट पहनी हुई है, मेरी भी ख्वाहिश है कि डॉलर रुक जाए। अच्छा, बहरहाल उन्होंने ये कहा है। अब हम साथ ही मुल्क अफगानिस्तान है उसको देख लेते हैं। अफगानिस्तान में पिछले 5 साल में, जी हाँ, पिछले 5 साल में जो डॉलर है वो 75 रुपए से 80 रुपए के दरमियान फ्लक्चुएट हुआ है। सिर्फ जब रजीम चेंज हुई, वहाँ तालिबान आए, तो एक दफ़ा 104 रुपए पे डॉलर गया, वापस वो उसे 80, 82, 85 रुपए के ऊपर लेके आए। लेकिन सितंबर 1 को वो दोबारा डॉलर को निचली तरीन सतह पर लेके गए और वो सतह थी सितंबर 1 को 73 रुपीज़ के ऊपर, 1 रुपीज़ कह दिया मैंने, माजरत, 73 अफगानी के ऊपर $1 को लेके आए। जी हाँ, जो डॉलर जब तालिबान की रजीम चेंज हुई तो 104, मैंने पहले भी रुपए कह दिए उसके लिए माजरत, 104 अफगानी $1 के बराबर गया। उससे पहले वो 75 से 80 अफगानी और डॉलर एक दूसरे के बराबर थे। और अब जो है वो अफगानिस्तान की करेंसी, जो कि अफगानी शायद उसे कहते हैं, वो अब 70, सितंबर 1 को 73 अफगानी के मुकाबले में $1 ले आए हैं, नीचे ले आए हैं डॉलर को और भी ज़्यादा। जिस ज़माने में तालिबान के आने से पहले था उस ज़माने से भी नीचे ले आए हैं डॉलर को। तो पिछले, लेकिन अगर इसको भी छोड़ दें कि वो नीचे लेके आए हैं, पूरे 5 साल का पैटर्न देखें तो 75 से 80 रुपए के, 81 रुपए के दरमियान में फ्लक्चुएट होता है और वापस जाता है बार बार। असल अपनी जो उसकी मालियत थी वो 75 अफगानी के करीब रखता है, 76 के तकरीबन 5 साल पूरे, और अब 73 के ऊपर है। पाकिस्तान में ऐसा क्या है? क्या पाकिस्तान के पिछले 5 साल अफगानिस्तान से भी ज़्यादा दगरगूं गुजरे हैं? वाकई क्या पाकिस्तान के अंदर लॉलेसनेस जो है वो पिछले 5 साल या पिछला 1 साल ही जो है वो पाकिस्तान के अंदर फंडामेंटल इश्यूज हैं? स्मगलिंग होती है बॉर्डर्स के थ्रू, बॉर्डर्स के ऊपर जो हमारे ऐसे लोग जिन्होंने स्मगलिंग रोकनी है, डॉलर की फ़्लाइट रोकनी है, वो नाकाम हो जाते हैं। पाकिस्तान के अंदर डॉलर्स अफ़गानिस्तान भी जाता है, पाकिस्तान के अंदर से डॉलर ईरान भी जाता है, पाकिस्तान के अंदर से डॉलर हर जगह जो है वो कैपिटल फ़्लाइट करता है और इनको रोका नहीं गया। कौन ज़िम्मेदार है उसके बारे में हमें सोचना पड़ना है। आखिरी खबर जो आपके सामने रखनी है, हिंदुस्तान को आजकल नाम बदलने की बहुत जल्दी आई हुई है। उन्होंने बहुत सारे नाम बदल दिए हैं। सबसे पहले तो वो अब इंडिया का नाम बदलना चाहते हैं। हिंदुस्तान जो है वो उसे भारत का नाम देना चाहता है। भारत एक हिंदू किंग का नाम था जो हिंदुस्तान के अंदर चंद सदियां पहले एक किंग रहे हैं, हिंदू किंग, जिनका नाम भारत था। उसके बाद आप सोचते होंगे ये इंडिया नाम कहाँ से आया। इंडिया नाम का जो ओरिजिन है ये संस्कृत का वर्ड सिंधु था और जो कि इंडस रिवर को कहा जाता है। पर्शियन में जो एस की साउंड है वो उस तरीके से नहीं होती जैसे हम हैं, तो पर्शियन में इसे हिंदू कहा गया। बाद में जो ग्रीक्स थे और जो लैटिन ज़बान में ग्रीक्स ने इसे जो है वो इंडिया से इंडोई या इंडिया से रिलेटेड नाम दिया। उसी जो हिंदू नाम था उसको कन्वर्ट किया उन्होंने अपनी ज़बान में और इंडिया से इंडोई की तरह का नाम दिया गया। लेकिन इंडिया जो नाम था ये बुनियादी तौर पर ये इंडस रिवर जो दरियाए सिंध है उसकी मुनासबत की वजह से, क्योंकि ये सबसे बड़ा दरिया है और उस टाइम में इंडिया और पाकिस्तान एक ही थे, ये पूरा लार्जर इंडिया था और ये उस वजह से था। जब हिंदुस्तान मार्ज़ वजूद में आया 1947 के अंदर और पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया तो कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने इस पर एतराज़ भी किया था कि हिंदुस्तान जो है वो इंडिया नाम जो रख रहा है ये गलत है, नहीं रखना चाहिए, कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा। क्योंकि जो इंडिया का हिस्सा मीन इंडस रिवर से है वो तो पाकिस्तान में आ गया, एक वजह। और दूसरी वजह ये कि इंडिया तो पूरा हिस्सा था ना, लार्जर इंडिया जो पाकिस्तान और इंडिया। जब पाकिस्तान बीच में से अलग हो गया तो इंडिया कैसे रह गया? इंडिया तो बांग्लादेश भी आज नाम रख सकता है, पाकिस्तान भी रख सकता है, वो भी रख सकते हैं, तो इन्हें कोई और नाम रखना चाहिए था। कुछ लोग क्लेम करते हैं कि कायद आज़म ने भारत या हिंदुस्तान प्रपोज किया था। जब हम
किताबें देखते हैं तो उन्होंने कुछ प्रपोज नहीं किया था, लेकिन ये एतराज़ ज़रूर किया था कि इन्हें इंडिया नाम नहीं रखना चाहिए। अब वो इसको फिक्स कर रहे हैं, लेकिन फिक्स किसी अच्छाई की वजह से नहीं कर रहे, अपने हिंदुत्व के एजेंडे पे कर रहे हैं। और चीज़ें बता देते हैं, हम बहुत सारे नाम बदल रहे हैं। जिन जिन नामों का मुसलमानों की तारीख के साथ कुछ भी लेना देना है, उन नामों को बदल रहे हैं। जैसे आप सबको औरंगाबाद का पता है, उसको उसका नाम बदल के संभाजी नगर कर दिया गया है। नाम बदलने के लिए दो हिस्सों में पहले शहर को तकसीम किया गया, फिर उसका नाम संभाजी नगर रख दिया गया। इसी तरीके से उस्मानाबाद जो है, जो कि एक उस्मान अली ख़ान थे, गवर्नर थे, जिनके नाम के ऊपर इस शहर का नाम उस्मानाबाद था। और औरंगाबाद जो है, ये बादशाह अकबर ने ज़ाहिरी बात आबाद किया था ये शहर, और उसका नाम संभाजी नगर रख दिया गया। उस्मानाबाद का नाम जो है वो धाराशिव रख दिया गया। ये धाराशिव भी अभी रिसेंटली चेंज किया गया, चंद साल पहले। और इलाहाबाद को भी दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, और उसका नाम अब प्रयागराज रख दिया गया है। ये तमाम हिंदुस्तानी नाम या संस्कृत के नाम या हिंदू ओरिजिन के नाम जो है वो रखे जा रहे हैं, जहाँ जहाँ मुसलमानों के नाम हैं। खैर, हमने भी बड़ी सारी कारनामे अंजाम दिए हैं शहरों के, हमने भी नाम बहुत बदले हैं, कोई नई बात नहीं है, अब वो भी बदल रहे हैं। ये एक बुराई थी, नाम शहरों के वही रहने चाहिए थे। जैसे अभी भी हमारे शहर फैसलाबाद से बहुत सारे लोग अपने आप को लाइलपुरी ही कहलवाना और कहना पसंद करते हैं, लेकिन बहरहाल हमारा नाम भी हमारे पूछे बगैर ही बदल दिया गया। किसने बदला, क्यों बदला, वो उस कहानी में कभी दोबारा जाएंगे। लेकिन कहने की बात मेरी ये है कि ये गलत रीत है जो हिंदुस्तान कर रहा है, बिल्कुल गलत कर रहा है। इन नामों की एक हिस्ट्री है, एक बैकग्राउंड है। मैं शहरों की नामों की बात कर रहा हूँ। बाकी वो अपना नाम हिंदुस्तान रखना चाहते हैं या क्या रखना चाहते हैं, उनका इंटरनल मामला है। डेफिनेटली दे कैन डिसाइड अबाउट दैट। आज के लिए इतना ही है जी। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।